आर्यपथिक पंडित लेखराम भाग 2। आर्यपथिक लेखराम का जीवन वृत्तांत। आर्य समाज के परिमित चक्र में तो कोई ऐसा बेपरवाह आलसी होगा जो आर्यपथिक के नाम तथा काम से परिचित न हो, किंतु आर्य समाज से बाहर भी करोड़ों मनुष्यों ने लेखराम का नाम सुना है। वीर लेखराम के जीवन की अंतिम घटना यदि ऐसी क्षुब्ध न होती तो संभव था कि उनके अर्थी के साथ 30 सहस्र के स्थान में 3 सहस्र जनसंख्या भी न होती। ऐसी अवस्था में संभव है कि आर्य समाज की परिधि से बाहर उनको जानने वाले भी कम होते, किंतु फिर भी उनके जीवन में ऐसी विचित्र घटनाओं का प्रादुर्भाव हुआ जिनसे उनका जीवन वृत्तांत सर्वसाधारण के लाभार्थ प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। जन्मस्थान। जन्मभूमि को जननी कहना कुछ अनुचित नहीं, क्योंकि जिस प्रकार गर्भ में स्थित संतान पर माता के गुण, कर्म तथा स्वभाव के संस्कार पड़ते हैं, वैसे ही जन्मभूमि के जल, वायु तथा प्राकृतिक दृश्यों का भी आश्चर्यजनक प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। लेखराम का जन्म एक ऐसे स्थान में हुआ जहाँ का जल, वायु पुष्टि कारक तथा जहाँ के बाह्य दृश्य मन को उत्साहित करने वाले थे। पंजाब में झेलम का जिला जानदार घोड़ियां उत्पन्न करने वाले धनी प्रांत की वर्ली हद पर स्थित है। उसमें चकवाल की तहसील प्रसिद्ध है। खास चकवाल उपनगर से 8 कोस पूर्व की ओर ऊंची सतह पर सैदपुर नामी एक ग्राम है। इस ग्राम के तीनों ओर कस अर्थात बरसाती नदियां बहती है। ग्राम की पूर्वी सीमा वाली नदी का नाम काशी है। इस नदी का स्रोत राम हलावा नामी पहाड़ी से आरंभ होता है, जिसके विषय में प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि वनवास के समय पांडव कुछ काल तक इस स्थान में खेती करके दिन बिताते रहे। राम हलावा पहाड़ी हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ कटाक्षराज के पास ही है। इसी कारण नदी का नाम काशी पड़ा होगा। दूसरी नदी का नाम सुर है, जिसे पंडित लेखराम जी सरस्वती का अपभ्रंश बतलाया करते थे। इस नदी का स्रोत करंगली नामी पहाड़ से निकलता है और सैदपुर के 2 ओर होता हुआ काशी से जा मिलता है। दक्षिण और पूरब के कोने की ओर बराबर एक हरी भरी गिरिमाला जाती है, जिसका नाम दरगेश और दल जव्वा है। इस ग्राम की आबादी 300 घरों से अधिक न थी, किंतु ग्राम निवासी प्रायः खाते पीते खुशहाल थे। सिखों के राज्य में इस ग्राम की ऊंचाई पर एक पहाड़ी गढ़ भी था, जिसे सरदार उत्तम सिंह आहलूवालिया ने बनवाया था। उस गढ़ के 1-2 बुर्जों के अब चिन्ह मात्र ही शेष रह गए हैं। बाकी सब कुछ बरसाती नदियों की भेंट हो चुका है। वंशावली। यद्यपि पंडित लेखराम का जन्म सैदपुर में हुआ, तथापि उनका वंश पहले पोटोहार का निवासी था। रावलपिंडी का जिला पोटोहार का गढ़ है। उसके कहुटा नामी ग्राम में लेखराम के पुरखे निवास करते थे। कहुटा भी प्राकृतिक दृश्यों से शून्य स्थान नहीं है, किंतु उसका वर्णन इस समय करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ इतना ही लिखना पर्याप्त है कि लेखराम के दादा मेहता नारायण सिंह के पिता पहल पोटोहार से अपने ससुराल के ग्राम सैदपुर में आ बसे थे। उनके 2 पुत्र थे, जिनमें एक नारायण सिंह थे। नारायण सिंह के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े का नाम मेहता तारा सिंह और छोटे का नाम मेहता गंडाराम, जो पेशावर में डिप्टी इंस्पेक्टर थे
और अब पेंशन लेकर रावलपिंडी में निवास करते हैं। बड़े मेहता तारा सिंह के घर 3 पुत्र तथा 1 पुत्री उत्पन्न हुए। सबसे बड़े का नाम लेखराम, दूसरे का तोताराम और तीसरे का बालक राम रखा गया। पुत्री सबसे छोटी थी जिसका नाम मायावंती रखा गया था। लेखराम वर्तमान जाति भेद के विचार से ब्राह्मण थे, इतना लिखना ही काफी है। इससे अधिक आंदोलन की इस समय, जबकि वैदिक वर्ण व्यवस्था के पुनर्जीवित करने का विचार हो रहा है, कुछ भी आवश्यकता नहीं। फिर भी इस विषय का विशेष वृत्त मनोरंजक ही होगा। पैतृक संस्कारों का प्रभाव। लेखराम के प्रपितामह का नाम प्रधान था। यह शांडिल्य गोत्रज सारस्वत ब्राह्मण कुल से एक साधारण पुरुष थे। इनके विषय में कुछ विशेष हाल मालूम नहीं हुए, किंतु आर्यपथिक के दादा नारायण सिंह के जीवन पर एक दृष्टि अवश्य डालने की आवश्यकता है, क्योंकि लेखराम के जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी उपस्थित हुई हैं जिनका गुह्य रहस्य पैतृक संस्कारों के ज्ञान बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकता। नारायण के साथ सिंह का योग ही सिद्ध करता है कि परशुराम की तरह यह भी हर समय कहने को तैयार रहते थे कि केवल द्विज कर जाने में नहीं, मैं जिस विप्र सुनाऊं तो ही। हम ऊपर लिख चुके हैं कि सैदपुर में सरदार उत्तम सिंह ने सबसे पहले गढ़ बनाया था। उनके पश्चात यहाँ के हाकिम सरदार कान्ह सिंह मजीठिया हुए, जिनके यहाँ नारायण सिंह ने घोड़ चढ़ों अर्थात सवारों में नौकरी कर ली। नारायण सिंह बड़े दृढ़ पुरुष थे। उनका शरीर बलिष्ठ तथा हाथ पैर खुले थे। उनकी बहादुरी के कारण सरदार कान्ह सिंह इन्हें बहुत माननीय समझते थे और प्रायः भोजन अपने साथ ही कराया करते थे। पेशावर में एक बार सरदार कान्ह सिंह के साथ पठानों के सामने युद्ध में खड़े हुए थे, जहां इनको बड़ा प्रबल घाव लगा। बंदूक की गोली मुंह में लगकर दाहिने कान के पास होती हुई गर्दन में से बाहर निकल गई, किंतु बहादुर नारायण सिंह ने मुख पर मलिनता तक को आने न दिया। जब निरोग हुए तो सरदार साहब ने सोने के कड़ों की जोड़ी देकर उनका मान किया। इसके पश्चात भी कई लड़ाइयों में हाथ दिखाकर इन्होंने सिखों की नौकरी छोड़ दी। इनके जीवन की एक और विचित्र यह घटना वर्णन के योग्य है कि जब ब्रिटिश राज्य शासन के स्थापन होने पर प्रजा से हथियार ले लिए गए तो नारायण सिंह ने अपने हाथ से हथियार रखने को अपमान समझा और पूंछ के राज्य में जाकर अपने हथियारों को स्वयं बेच दिया। हम आगे चलकर लेखराम के जीवन में अपने पितामह के दृढ़ संकल्पों का प्रभाव देखेंगे। अपने बड़े पुत्र तारा सिंह के विवाह के पश्चात, जो संवत 1912 में हुआ, नारायण सिंह कश्मीर के सरदार हाड़ा सिंह जी के यहाँ कोठारी नियत होकर चले गए और वहां से लौटकर उनका देहांत संवत 1925 में सैदपुर ग्राम के अंदर हुआ। नारायण सिंह के छोटे भाई श्याम सिंह थे। यह बाल ब्रह्मचारी ही रहे और सिखों के राज्य की समाप्ति पर साधु होकर विचरते रहे। इनका देहांत संवत 1928 विक्रमी में हुआ, जब लेखराम कुमारावस्था से आगे पग धरने लगे थे। और यदि हम यह अनुमान करें कि लेखराम के आगामी धार्मिक जीवन पर इनके दृष्टांत का कुछ प्रभाव पड़ा, तो कुछ अनुचित न होगा। जन्म तथा बाल्यावस्था। लेखराम का जन्म अष्टमी चैत्र संवत 1915 विक्रमी को शुक्र के दिन सैदपुर ग्राम में हुआ। 6 वर्ष की आयु में ही इनको देहाती मदरसे में उर्दू फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया। पंजाब में चिरकाल से फारसी का राज्य हो चुका था।
खालसा पंथ के राज्य शासन से पहले लाहौर मुसलमान राज्य प्रतिनिधियों का गढ़ था। कई समयों में दिल्ली के बादशाह स्वयं लाहौर में निवास किया करते थे। न्यायालयों में सर्व काम हिंदू राज्य कर्मचारी भी फारसी में ही किया करते थे। देवनागरी अक्षरों का किंचित मात्र भी प्रचार न था, और होता कैसे जब सरकारी नौकरी से बढ़कर कोई मान्य का स्थान न समझा जाता था और सरकारी नौकरी में उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक था कि फारसी भाषा में उत्तम योग्यता संपादन की जावे। उन दिनों 5 रुपए मासिक पाने वाला घाट का मुहर्रिर भी अपने आप को अहले कलम कहकर उपज की लेता था और लखपति साहूकारों तथा सैकड़ों की मालगुजारी भुगताने वाले जमींदारों को अपनी प्रजा समझता था। ऐसे समय में एक ब्राह्मण कुल उत्पन्न बालक के लिए भी देवनागरी लिपि सिखाने और संस्कृत भाषा पढ़ाने का विचार किसके दिल में उत्पन्न हो सकता था? किंतु फिर भी मालूम होता है कि लेखराम के हृदय में अपने धर्म के दृढ़ संस्कार छुटपन से ही स्थिर हो चुके थे। अपने धर्म की कथाएं उन्होंने कहां से सुनी और उन पर दृढ़ता कैसी हुई इसका कुछ पता नहीं चलता, किंतु स्पष्ट यह है कि लेखराम के चित्त पर धार्मिक घटनाओं का प्रभाव बहुत पड़ा करता था। अभी अक्षराभ्यास ही हुआ था कि शिक्षा विभाग का चीफ मुहर्रिर परीक्षा लेने को आया और लेखराम की हाजिर जवाबी से ऐसा प्रसन्न हुआ कि उसे विशेष पारितोषिक का पात्र समझा। संवत 1926 में जब लेखराम की आयु 11 वर्ष की थी, उसके चाचा गंडाराम पेशावर पुलिस में एक स्थिर स्थान पर नियत हो गए और उन्होंने लेखराम को अपने पास बुला लिया। इस स्थान में लेखराम को कई अध्यापकों के पास पढ़ने के लिए जाना पड़ा। अध्यापक यतः मुसलमान होते थे, इसलिए मुसलमानी मत के संस्कार लड़के के दिल पर बैठाने का प्रयत्न करते थे, परंतु लेखराम की शंकाओं से इतने तंग आ जाते थे कि पढ़ाने से जवाब देकर चल देते। फिर लेखराम के चाचा पेशावर से बाहर के थानों में बदल गए। लेखराम भी उनके साथ चला गया। इस समय की एक घटना लेखराम के भविष्य जीवन का परिचय देती है। अपने चाची को एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा से रखते देखकर आपने भी उपवास करने का संकल्प कर लिया। चाची ने यह कहकर समझाया कि बच्चे भूख सहन नहीं कर सकते, हठ को छोड़ देना चाहिए। दृढ़ संकल्प लेखराम ने उपवास करना आरंभ कर और नियम पूर्वक एकादशी के दिन उपवास करना आरंभ कर दिया। जिनके पैतृक संस्कार ऐसे दृढ़ हो, उनको उत्तम शिक्षा किस उच्च अवस्था पर पहुंचा सकती है, इसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रमशः